assumption मेथड क्या कहता है? रॉन्ग assumption मेथड ये कहता है कि जो assumption, जो सोच हम लेकर चलेंगे, हम उसे लास्ट में गलत साबित करेंगे। तो जब वो गलत साबित हो जाएगी तो जो उसका उल्टा होगा वो आंसर होगा। तो लेट, अब उसने क्वेश्चन क्या कहा? प्रूव रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने आंसर में क्या लिखा? रॉन्ग assumption मेथड इस्तेमाल करते हुए लेट रूट 3 इज rational number. So root 3 is equals to p upon q. p क्या है डेफिनेशन है रैशनल की? which can be representable in the form of p by q where q does not equals to 0. याद आ गया ना? Yes sir. अब यहाँ पे कंडीशन डालेंगे where p and q are co-prime, जहां पर p और q क्या है? को-प्राइम। तो को-प्राइम का मतलब समझा देता हूं। को-प्राइम का मतलब ये होता है कि p और q का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो है 1। 1 से तो सभी करते हैं, तो 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर है, तो 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये कंडीशन डाल दी हमने, हमें इस कंडीशन को ही गलत साबित करना है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बेटा इसको एक एक स्टेप को ध्यान से सीखना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, जहां रूट 3 दे रखा ना, मान लो रूट 5 आ गया या रूट 2 आ गया, तो बस वही वैल्यू बदलेगी, बाकी सेम चलेंगे सारे स्टेप सेम। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट 3 क्या हो जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे? 1। q स्क्वायर किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 3। तो नाउ हम ये कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और थ्योरम 1.1 जो है इस चैप्टर की, वो ये कहती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल जा रहा है तो वो नंबर खुद भी उससे डिविजिबल होगा। सो p इज डिविजिबल बाय 3, तो p भी जो होगा वो 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इतना नोट करो। बेशक यहाँ तक लिखना है। तो देखो बेटा, अब आप एक बात समझो, मान लो 4 है, वो 2 से डिविजिबल है, तो वो 2 के टेबल में आता ही होगा। 16 है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 8 से 16 आएगा ना। 40 है, 40 वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 में 20 के मल्टीप्लाई करके 40 आएगा ना। तो अगर p जो था वो 3 से डिविजिबल था, तो 3 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके p आएगा या नहीं आएगा? आएगा ही ना। तो हमने मान लिया कि x की मल्टीप्लाई करके आएगा, राइट? 3 into x is equals to p from first में अगर हम p की वाली वैल्यू पुट करते हैं तो 3 is equal to क्या हो जाएगा? 9x square upon q square, 3 is 9, q square is equal to 3x square, डिविजिबल आ जाएगा, x square is equal to q square by 3. Now we can say that q square is divisible by 3. So q is divisible by 3. यहाँ तक किस किसके क्लियर होगी बात? अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी क्या होगा फिर? डिविजिबल। जैसे p स्क्वायर था तो p भी था, तो q स्क्वायर है तो q भी होगा। समझे मेरी बात? इतना और नोट करो इसको। तो आप इस बात को समझिए कि p is also divisible by 3 and q is also divisible by 3. It means 3 is a common factor of p and q. मगर हमने तो क्या कहा था कि p और q क्या है? को-प्राइम, इनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो हमारा ये वाला assumption गलत था ना, तो उसके नीचे लिखिए it means, नहीं it means मत लिखो, इसमें लिखो it contradicts, ऐसे लिखो it contradicts, CONTRADICTS, it contradicts our assumption our assumption that p and q are co-prime. So the condition that root 3 is rational is wrong. So the condition that root 3 is rational is wrong. So now root 3 is
इररेशनल। सो अब √3 क्या हो जाएगा? इररेशनल। भाई ये वाली कंडीशन तो हमने गलत साबित कर दी। यस। अब ये कंडीशन किसके लिए थी? रैशनल। रैशनल के लिए। तो ये तो गलत ही हो गया। तो जब रैशनल गलत साबित हो गया तो जो नंबर रैशनल नहीं होते वो नंबर क्या होते हैं? इररेशनल। बस सिंपल सी बात है। समझ में आ गई ना मेरी बात? बस हो गया, इतना लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डबल वाले होते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ √3 is an irrational number, then prove that 5 minus 2 √3 is also irrational. कि अगर √3 इरेशनल नंबर है तो ये प्रूव कीजिए कि 5 minus 2 √3 भी क्या होगा? इरेशनल होगा। नोट कर लिया सबने? यस सर। हम फिर से वही लेके चल रहे हैं। लेट 5 minus 2 √3 is rational. So 5 minus 2 √3 is again in the form of p by q. अगेन यहाँ पे कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है। ये जो प्लस का 5 है ये उधर जाए कैसे हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 2 √3 तो यही है। यस सर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बेटा इसका भी साइन चेंज करता है। बच्चे ऐसा नहीं होता, जिसको आप उधर लेके जा रहे हो उस सूची का साइन चेंज होगा। तो ये अपने साइन के साथ रहेगा ये कम। माइनस 5 माइनस 2 √3 इक्वल्स टू इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? क्यूब। तो p माइनस 5 क्यूब। माइनस 2 को नीचे भेज देंगे, मल्टीप्लाई में है तो किसमें चला जाएगा? डिवाइड में। तो √3 इज इक्वल्स टू p माइनस 5q अपॉन माइनस के 2q। माइनस में जब ऊपर भेजा जाता है तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का 5q क्या हो जाएगा? प्लस का, और p का क्या हो जाएगा? माइनस का अपॉन 2q। अब आप ये बात समझो, ये जो √3 है ये किस फॉर्म में आ गया? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया। जब ये डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है तो ये तो रैशनल हो गया। यस सर। लेकिन हमें पहले से ही क्या किया हुआ है? इरेशनल। √3 क्या है? इरेशनल। इसका मतलब हमारी ये वाली कंडीशन भी क्या थी? रॉन्ग थी। ठीक है, इसको उतारिए पहले। हाँ तो इसके आगे लिखिएगा, इतना यहाँ तक लिख लिया ना आपने? इसके आगे लिखिएगा बट इट इज गिवन नाउ, इसे लिखे नाउ √3 इज इन रैशनल फॉर्म। Rational form, but it is given already that √3 is an irrational number. So our assumption was wrong. Now 5 minus 2 √3 is irrational. लिख देंगे? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? एक्सरसाइज 1.4 में आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फाइंड 3/125 is having terminating or non-terminating decimal extension. Without actual division. कहेगा ये 3/125 का पता करो कि जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा। डेसिमल में तो आएगा, पूरा तो ऐसे तो कटता नहीं है। ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। विदाउट डिवीजन पता करो। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन ये भी हो सकता था
क्वेश्चन ये भी हो सकता था, क्वेश्चन ये भी हो सकता था, और क्वेश्चन ये भी हो सकता था। सबका एक साथ बताता हूँ। कोई भी पूछ ले, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप उसका जो डिनोमिनेटर है ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा बेटा 5 इंटू 5 आएगा या नहीं आएगा? इतना तो सबको पता होगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा बेटा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5 टू द पावर 3। अगले वाले को क्या लिख सकता हूँ 3/2 टू द पावर 3। अगले को क्या लिख सकता हूँ 7/2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। जिसके अपॉन में सिर्फ 5 की पावर होंगी, सिर्फ किसकी पावर होंगी 5 की, वो टर्मिनेटिंग होगा। जिसके अपॉन में सिर्फ 2 की पावर होंगी वो भी टर्मिनेटिंग होगा। जिसके अपॉन में 2 की भी होगी 5 की भी होगी वो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इसके अपॉन में 2 की भी है 5 की भी है, लेकिन साथ में एक नंबर की और आ गई, तो ये हमेशा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 की पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों की पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कंडीशन फंस गई, कोई और नंबर अगर नीचे ऐड हो गया तो हमेशा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। वो चाहे फिर सिर्फ 5 की पावर के साथ आ जाओ। मान लो कंडीशन ऐसी बन गई a/3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा। मान लो कंडीशन ऐसी बन गई b/7 इंटू 2 की पावर 3, तो भी नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा। या तो सिर्फ 2 की हो या सिर्फ 5 की हो या दोनों की हो, इसके अलावा किसी और नंबर की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी नंबर इसमें आ गया तो ये हमेशा क्या रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। क्लियर हो गई बात? इस पे बेस पे आप 1.4 को ही कर सकते हैं।